कोई किसान 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में अगर मक्का बोया है तो उसके लिए उर्वरक कितना उचित रहेगा डालना? 150 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टर, 75 किलो पर हेक्टर फास्फेट और 40 किलो पर हेक्टर गंधक और 60 किलो पर हेक्टर पोटास की आवश्यकता पड़ती है। नमस्ते, मैं अमृत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं बातें खेती की में। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बतौर एक्सपर्ट डॉक्टर अवधेश शुक्ल जी, जो हमें बताएंगे कि मक्के की खेती कैसे की जाए। शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आमंत्रण के लिए आपको भी धन्यवाद जी। शुक्ल जी, हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले तो मक्के की खेती को लेकर के, जैसे कि मान लीजिए मक्के की खेती किसान कर चुके हैं और वो बीज की बुआई भी कर चुके हैं, लेकिन जिन किसानों के बीज नहीं अंकुरित हो रहे हैं तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए इस हालत में? देखिए, बीज के अंकुरण न होने की अवस्था में कई शंकाएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो किसान ने बीज लाया है वो काफी ड्यूरेशन तक रखा हुआ बीज तो नहीं है। अधिक समय तक बीज जो है रखा रहता है तो बीज की अंकुरण शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। अच्छा। इसीलिए कहा गया है कि जब भी हम बीज बोएं तो हमारा बीज जो है वो हम सरकारी एजेंसी से लें या विश्वविद्यालय से लें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ताजे बीज जो हैं हमको दिए जाते हैं किसानों के लिए, और वहाँ से लिया हुआ बीज जो है उसका अंकुरण बढ़िया होता है। तो पहली शंका उत्पन्न होती है कि हमारा बीज जो है बहुत पुराना रखा हुआ तो नहीं। अच्छा। उसके बाद दूसरी शंका हमारी उत्पन्न ये हो जाती है कि किसी भी बीज को जमने के लिए पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त नमी का मतलब यह होता है कि यदि हम खेत की तैयारी करने के बाद उस मिट्टी को अपने हाथ में उठाएं और उठाने के बाद मिट्टी को लेकर के हाथ में हम इस तरीके से दबाएं तो दबाने के बाद मिट्टी दब तो जाएगी, जैसे लड्डू को हम बनाते हैं उसको बना देंगे, लेकिन अगर एक झटका से अगर हम खोलते हैं हाथ को तो हमारी मिट्टी बिखर जाए। अच्छा। तो ऐसी दशा में पर्याप्त नमी ये दूसरा फैक्टर है कि जो हमारे बीज को जमने में सहायक होता है। अगर खेत में नमी नहीं है तो बीज नहीं जमेगा। अच्छा। तीसरी शंका हमारी जो उत्पन्न होती है वो ये है कि बीज कहीं ऐसी जगह तो नहीं रख दिया गया था कि जहां पर हमारे उर्वरक का भंडार या रसायन का भंडार रहा हो और वहां पर जो उसकी जो फ्यूम्स हैं, जो उर्वरकों की या रसायन की जो फ्यूम्स निकल रही हैं, उनसे वो बीज प्रभावित हो गया हो। अच्छा। क्योंकि जो हमारा बीज जमने का जो भ्रूण होता है, अगर उस पर हमारे रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं तब भी हमारा बीज जो है वो नहीं जमता है। अच्छा। हाँ। चौथी हमारी शंका ये भी उत्पन्न हो सकती है कि बीज हमारा जो है वो किसी कीट के द्वारा घुना तो नहीं है, उसने भीतर जाकर के उसमें जाकर के उसके भ्रूण को खा तो नहीं लिया है। अच्छा। ऊपर से दिखाई दे रहा है लेकिन हल्का सा भीतर उसमें छेद हो गया है और उसमें जाकर के उसने जो है जिससे हमारा अंकुरण उत्पन्न होता है जिस भ्रूण से, वो हमारा भ्रूण ही नष्ट कर दिया है। तो इन शंकाओं को देखने के बाद यह किसान ने अगर पहले से इसको नहीं देखा है और बीज जो है हमने बो दिया है तो अब ऐसी अवस्था में हमको दोबारा ही बोना पड़ेगा। और दोबारा बोते समय ये जितने भी हमारे शंकाएं हैं इनका पहले निवारण कर लें। अच्छा। बीज रखा हुआ ना हो, बीज अच्छी तरीके से जो है वो हमारा जो है बोने लायक हो, तभी हम बीज को बोएं। तो इसका मतलब किसान भाइयों के लिए ये अच्छी बात है कि कम से कम वो मिट्टी की जो है नमी के ध्यान में रख करके अपने बीज की बुआई करें। अगर किसान किसी ने एक बार बीज डाला, उसके बीज नहीं अंकुरित हुए, दोबारा जब बीज डालने जा रहा है तो उस हालत में क्या उसको अपनी वैरायटी चेंज करनी होगी? देखिए, प्रजाति के चेंज करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। प्रजाति तो जो हमको बोनी है या जो हमने बोई है उस प्रजाति का दोष नहीं है, उसके का जो रखरखाव था वो अच्छा नहीं था, इसके कारण वो बीज नहीं जमा। तो प्रजाति तो हमने जैसा बताया है कि जिस उद्देश्य से हमने लिया प्रजाति, तो हम उसी प्रजाति को दोबारा बो सकते हैं, कोई भी उससे जो है अंकुरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा। अच्छा। आपसे जो है एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जो किसान जिनके अंकुरित हो चुके हैं, जिनके फसल ऊपर आ रही है, मिट्टी से ऊपर निकल रही है, कोंपलें बाहर आ रही हैं जिनके मक्के की, वो अपने खेतों का रखरखाव कैसे करें? तो देखिए,
जब हमने बीज बो दिया और हमारा जो है उत्तम जमाव हो गया, तो उत्तम जमाव होने के बाद हमको 25 से लेकर के 30 दिन तक फसल को देखते रहना है, कुछ नहीं करना है। 25 से 30 दिन की यानी घुटनों की ऊंचाई तक की हमारी जब फसल हो जाती है, तब हम जो है हम ये देख लेते हैं कि निराई गुड़ाई का समय हमारा आ गया है। अच्छा, तो ऐसी अवस्था में हम जो निराई गुड़ाई करेंगे तो या तो हम खुरपी से निराई गुड़ाई करेंगे, और उस समय वो निराई गुड़ाई करते समय जितने भी खरपतवार हैं, खरपतवार का मतलब हुआ अनइनवाइटेड, जो बगैर बुलाए आ जाते हैं, वो हमारे खरपतवार फसल के लिए कहे जाते हैं। क्योंकि मक्का तो हमने बोई है, उसको तो आमंत्रित किया है, और अन्य जो पौधे जम रहे हैं उनको हमने आमंत्रित नहीं किया है, तो उनको हम सबको निकाल देते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो उन खरपतवारों को निकाई गुड़ाई करके हम निकाल देते हैं, और निकालते समय उसी समय जब घुटनों के ऊंचाई की हो गई है, उसी समय उसमें जो है हम मिट्टी भी चढ़ा देते हैं, ताकि आगे चल करके हमारा पौधा गिरे नहीं। अच्छा, एक मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, मेरी अपनी एक क्यूरियोसिटी है जानने की, मक्के की खेती में हम पूरी तरह से खरपतवारों को खत्म करके मिट्टी को जो है उसमें साफ सुथरी कर देते हैं, भीतर केवल मक्के का ही पौधा रहता है, मक्के और उसकी गुड़ाई भी कर देते हैं। गुड़ाई कर देते हैं, ठीक। तो ये इससे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो निराई गुड़ाई करने से नंबर 1 तो खरपतवार हमारे नष्ट हो गए। उन खरपतवारों के नष्ट होने से सबसे बड़ा फायदा हमको ये हुआ कि जो हमने पोषक तत्व पौधे के लिए प्रदान किए हैं, वो सिर्फ पौधे तक ही जाएं। पौधे तक ही जाएं, वो जो बगैर बुलाए हुए मेहमान हैं वो ना खाएं उसको। अच्छा, तो खरपतवार नष्ट हो गए। दूसरा जो वैज्ञानिक जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि जल धारण क्षमता, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा, और तीसरा जो है वो ये है कि वायु का संचार, जब हमारी मिट्टी भुरभुरी होगी तो उसमें वायु का संचार बहुत अच्छा होगा, और उससे हमारी जड़ों का विकास जो है वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो इसका मेन रीजन यही है कि हमारे पौधे जो है वो मजबूत होते हैं उसके चलते। हाँ, उसका जो है पौधा स्वस्थ रहेगा तो उसकी बढ़वार अच्छी होगी। अच्छा। और बढ़वार अच्छी होगी तो स्वाभाविक है कि हमको अधिक उपज मिलेगी। जी जी। दोस्तों, अभी हम यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपनी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मक्का में जो है वो जब मक्का हमारी 20 या 25 दिन की हो जाती है, तब हम पहली सिंचाई उसमें करते हैं। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो हमने सिंचाई की है उससे पहले हम खरपतवारों को निकाल दें। खेत में हम मक्का बो रहे हैं, इसमें जिंक की कमी है, तो 20 किलो जिंक भी हम जो है आवश्यकता मक्का के लिए पड़ेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर शुक्ल मौजूद हैं। शुक्ल जी, अब मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे किसान मित्र जिनकी फसलें बड़ी हो गई हैं, तो उनके लिए अब चरण आता है सिंचाई को लेकर के और उर्वरक के छिड़काव को लेकर के। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मक्के की खेती में उर्वरक और सिंचाई, ये इसका अंतराल कितना होना चाहिए और कब कब होना चाहिए? ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो हमने सिंचाई की है उससे पहले हम खरपतवारों को निकाल दें। पहले ही निकाल दें। खरपतवारों को निकालने के बाद ही हम सिंचाई करें, और सिंचाई करने के बाद हम जो है उर्वरकों का जो हमने बात की है, तो उर्वरकों में जो है सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि संकर और संकुल, ये 2 जातियां हैं, और संकर और संकुल में अलग अलग जो है उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारी संकर जात की मक्का है तो हमको 150 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फेट और 60 किलो पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें जो है हम गंधक का 40 किलो गंधक भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने फास्फेट को सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में प्रयोग किया है तो हमको अलग से फिर गंधक देने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर जिंक की कमी है, अगर हमने मृदा परीक्षण कराने के बाद हमको ये पता चल गया है कि जिस खेत में हम मक्का बो रहे हैं इसमें जिंक की कमी है, तो 20 किलो जिंक भी हम जो है आवश्यकता मक्का के लिए पड़ेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस मात्रा को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो जैसा मैंने बताया कि जब हमारी पहली हम मक्का बोते हैं तो बेसल ड्रेसिंग यानी बुवाई से पहले ही खेत में डालते हैं, तो पूरी मात्रा फास्फेट की, पूरी मात्रा पोटाश की और पूरी मात्रा गंधक की जो है
वो हम बुआई के समय डाल देते हैं, और आधी मात्रा जो है नाइट्रोजन की हम लेते हैं और आधी मात्रा को हम बचा देते हैं। अच्छा। अब हमने जो हमारा बुवाई से पहले जब हमने बीज बोया था, उस समय जब ये हमने डाला था, तो एक बात का और विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि बीज के साथ कभी भी फर्टिलाइजर साथ में नहीं बोना चाहिए। अगर और फर्टिलाइजर एक साथ एक साथ जो है उर्वरक और बीज को मिला करके नहीं बोना चाहिए। हम जब देसी हल से बो रहे हैं तो नाई या चोंगा जो है हल के साथ लगा हुआ होता है, उसमें हम उर्वरक को भर देते हैं और हाथ से जो नीचे कूड़ में डालने वाला है वो बीज को डालता है। तो वो हमारा नाई या चोंगा जो हल्के लगा हुआ है वो बीज से 2 या 3 सेंटीमीटर नीचे जो है उस उर्वरक को पहुंचा देता है, ताकि वो सीधा संपर्क में हमारे बीज के नहीं आता। अब हमने जो मात्रा बेसन में डाल दी है, उसके बाद हमारे पास आधा मात्रा जो है नाइट्रोजन की बची हुई है। तो जब हम पहली सिंचाई करते हैं, तो पहली सिंचाई करने के बाद जैसे ही हमारी ये हम देख लें कि हम खेत में घुस रहे हैं और हमारे पैर में मिट्टी चिपक नहीं रही है। अच्छा, ये तरीका है जांचने का। मिट्टी चिपक नहीं रही है और हमारा जो मिट्टी जो है हमारे पैर को सहन कर रही है, उस समय जो है हम उस आधे की आधी मात्रा को लेकर के और हम टॉप ड्रेसिंग कर देंगे। टॉप ड्रेसिंग हम पहले भी कर सकते हैं, पहले हम खरपतवारों को निकाल दें, उसके बाद हम टॉप ड्रेसिंग करें और उसके बाद हम सिंचाई करें। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम पहले ही टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं और सिंचाई करते हैं, तो चूंकि नाइट्रोजन में खासकर हम यूरिया का प्रयोग करते हैं और यूरिया जो है बहुत ही तेजी से जो है पौधों को उपलब्ध होने लगती है, तो ऐसी दशा में पौधा उसको अच्छी तरीके से जल्दी शीघ्रता पूर्वक उसको जो है शोषित नहीं कर पाता है। अच्छा। और नतीजा ये होता है कि वो बाष्पीकरण द्वारा अथवा जमीन में जल के साथ रिस करके हमारी जो है वो नष्ट, बहुत उसका अधिकांश प्रतिशत जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए टॉप ड्रेसिंग में जो हमारी रिस करके जो नष्ट होने वाली बात है, तो जो हम बाद में टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो उससे हम उस छत से हम वंचित हो जाएंगे, हम उस छत को रोक सकते हैं। तो अब उसके बाद आती है बात कि हमने पहली सिंचाई की, उसके बाद फिर हम 15-20 दिन के अंतराल पर हम सिंचाइयां करते रहते हैं। सिंचाई में सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि 25 दिन या 30 दिन का जब पौधा हो जाए तो पहली सिंचाई कर देनी चाहिए, और दूसरी सिंचाई जो है वो जीरा निकल ले। इसमें जीरा जो आपने देखा है फूल टाइप का निकलता है, जब जीरा निकलता है उस समय जो है हमको दूसरी जो हमारा जो शेष बचा हुआ नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की हम टॉप ड्रेसिंग कर देंगे। अच्छा। और उस समय हम सिंचाई भी करेंगे। जीरा निकलते समय, दाना पड़ते समय जो है वो बहुत आवश्यक है कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कुछ किसान होते हैं जो उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि होता यह है कि पौधे के लिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही हमें उर्वरक देना चाहिए। तो अगर हमें थोड़ा इस कैलकुलेशन के हिसाब से बताएं कि मान लीजिए कोई किसान 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में अगर मक्का बोया है तो उसके लिए उर्वरक कितना उचित रहेगा डालना? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और ये बहुत ही लाभप्रद प्रश्न है, और मृदा की उर्वरता के दृष्टिकोण से और भी लाभप्रद है। देखिए, कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा जो संस्तुतियां दी गई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी हम उर्वरक या जो भी नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास की मात्रा हम निर्धारित करते हैं उसमें से 1/3 मात्रा हम खाद के द्वारा प्रयोग करें। खाद के द्वारा। और वो उसका रीजन क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर सड़कर के मिट्टी में हमारा मौजूद रहता है वो मिट्टी की जलधारण क्षमता को भी बढ़ाता है और पोषक तत्वों को अपने में रोकने की भी क्षमता रखता है। जैविक खाद के इस्तेमाल, जैविक खाद के इस्तेमाल, कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी हुई खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, हम इसको और इस्तेमाल कब करेंगे इसको कि जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उसी समय हम इसको खेत में डाल करके अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। तो उसके लिए हमको 60 क्विंटल से लेकर के और 40 क्विंटल, यानी संकर जात है तो 60 क्विंटल और अगर संकुल जात है तो 40 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद ये हमको खेत में पहले ही मिला देनी चाहिए। अच्छा। अब बात आती है कि हमको कितना पर हेक्टर नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास की आवश्यकता
है, फसल की अच्छी उपज पाने के लिए है। जी। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि संकर जात के लिए जो है वो हम नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश की बात करते हैं, उसमें 150 किलो पर हेक्टर नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, 150 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टर, 75 किलो पर हेक्टर फास्फेट और 40 किलो पर हेक्टर गंधक और 60 किलो पर हेक्टर पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। लेकिन अगर हमारी जात जो है वो संकुल है, यानी उन्नत देसी जात है, उन्नतशील जात है लेकिन देसी जात है, तो उसमें हम केवल 120 किलो पर हेक्टर नाइट्रोजन, 60 किलो पर हेक्टर फास्फेट और 40 किलो पर हेक्टर पोटाश, अच्छा, और केवल 20 किलो गंधक की आवश्यकता पड़ती है। जहां पर मिट्टी में जिंक की कमी हो वहां पर 20 किलो प्रति हेक्टर जिंक की भी आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। सभी उर्वरकों को हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने जिंक की कमी के लिए जिंक भी खेत में डाला है तो कभी भी फास्फेट उर्वरक के साथ जिंक मिला करके नहीं डालना चाहिए। अच्छा। अन्यथा ये फास्फेट पौधे को उपलब्ध नहीं होगा। अच्छा अच्छा। दोस्तों, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मक्के की खेती पर हमारी बातचीत आगे भी जारी होगी। पहले तो जानना चाहिए रोग कौन कौन से होते हैं और उनके बचाव के क्या क्या तरीके हैं। देखिए, मक्का में लगने वाले जो मुख्य रोग हैं, एक तो है आपका गुलाबी उकटा और दूसरा है काला चूर्ण उकटा और तीसरा जो है पत्तियों का झुलसा। ये मुख्य रोग हैं। तो डॉक्टर शुक्ल, ये बात रही रोग की, कुछ कीट पतंगे भी जो हैं फसलों को प्रभावित कर देते हैं, तो उनके लिए रोकथाम के लिए क्या? देखिए, कीट जो है वो केवल मुख्य कीट जो है वो है दो, एक दीमक और दूसरा बालदार कीट। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अपनी बातचीत हम आगे ले चलते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कि जिन किसानों के पौधे तैयार हो जाते हैं तो सबसे एक और चुनौती उनके सामने आती है रोगों को लेकर के। कई किसानों की होती है कि पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या फिर उनके पौधे में जो भुट्टा होता है वो बड़े ही अच्छा नहीं हो पाता है। पहले तो जानना चाहिए रोग कौन कौन से होते हैं और उनके बचाव के क्या क्या तरीके हैं। देखिए, मक्का में लगने वाले जो मुख्य रोग हैं, एक तो है आपका गुलाबी उकटा और दूसरा है काला चूर्ण उकटा और तीसरा जो है पत्तियों का झुलसा। ये मुख्य रोग हैं। इनके सिम्पटम क्या क्या हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब हम रोग की बात करते हैं तो हम पहले से ही ये कोशिश क्यों ना करें कि हमारे खेत में रोग आए ही नहीं। जी। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जब हम बीज बो रहे हैं तो हम बीज को उपचारित कर लें। उसके साथ साथ एक और जरूरी है कि रोग के प्रिकॉशन के लिए हम कहेंगे भूमि उपचार। पहले ही हम सॉइल का ट्रीटमेंट अगर कर लें, भूमि उपचार भी अगर हम कर लें तो हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा है। ये तो होगी पहले की तैयारी की। अगर रोग से बचाना है तो भूमि शोधन और बीज शोधन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप खड़े खेत में हमारे है, मान लीजिए कि रोग लग चुका है, रोग लग चुका है, अथवा हमने बीज शोधन भी नहीं कर पाया किसी वजह से, और भूमि उपचार भी नहीं कर पाया है और खड़ी फसल में हमारे सामने अब रोग लगा हुआ है, तो रोग लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि अगर गुलाबी उगता है तो गुलाबी उगता की एक तुम्हें पहचान बता दूं सबसे पहले क्या पहचान है, क्योंकि जब तक किसान को ये पता नहीं है कि ये क्या है तो उसकी उपचार क्या करेगा। बीमारी का सबसे जरूरी जानना है कि बीमारी क्या है, तभी उसका उपचार हो सकता है। तो जो गुलाबी उगटा होता है, तो जब ये हमारा बिल्कुल फसल तैयार होने को हो जाती है, करीब 20 दिन रह जाते हैं, फसल कटाई के 20 दिन रह जाते हैं, तब ये रोग लगता है। और मतलब एकदम आपके फसल तैयारी पे ही धावा फसल तैयारी के 20 दिन पहले ये या 25 दिन पहले ये धावा बोलता है। अच्छा। तो उसमें होता क्या है कि अगर हम मक्का के तने को तिरछा करके काटें तो काटने के बाद जो उसमें नलियां हैं वो नलियां हमको गुलाबी रंग की सिकुड़ी हुई दिखाई देती हैं। अच्छा। हाँ, तो हम समझ लें कि हमारा जो है गुलाबी उगटा इसमें लगा हुआ है, वो रोग आ गया इसके भीतर। और इसका गुलाबी उगटा का सबसे बड़ा कारण है लगने का, वो ये है कि उस पीरियड में खेत में नमी का कम होना। अच्छा। अच्छा। उस पीरियड में नमी का पर्याप्त होना अति आवश्यक है। तो हम उससे काफी छुटकारा
प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बीमारी जो है वो है काली चूर्ण उकटा। इसमें भी वो बिल्कुल ये उसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ज्यादा उससे खतरनाक बीमारी है। और ये जब बिल्कुल उसी समय लगती होती है जब भुट्टे का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, उसके जो ऊपर का बक्कुल है, जो पत्ता है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, यानी बिल्कुल मैच्योरिटी के टाइम पर। तो उसमें भी अगर हम तने को तिरछा काटें तो जो नलिकाएं हैं उसमें चूर्ण होगा, काला काला चूर्ण होगा। अच्छा। और वो दाने को पकने से पहले ही जो है ऐसा कर देता है कि हमारी उपज जो है उतनी अच्छी हमको नहीं मिल पाती, खराब हो जाती है। तो इसका मैंने आपको बता ही दिया कि बीज उपचार करें, और बीज उपचार करने के बाद पर्याप्त नमी होनी चाहिए खेत में, और बीज हमारा स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक बीमारी और आती है जिसको हम कहते हैं पत्तियों का झुलसा। ये जो है, इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर लंबे बड़े अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं। ये इसकी पहचान है कि अगर आपको बड़े बड़े लंबे अंडाकार भूरे रंग के अगर आपको धब्बे दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारे मक्का में ये झुलसा लग गया, और इसमें पत्तियां जो है सिकुड़ने लगती हैं, और पत्तियां जो है बाद में झुलस करके और ये सूखना शुरू कर देती हैं। तो आप बिल्कुल ही आपकी फसल भी खराब हो जाएगी। स्वाभाविक है, में दाना नहीं आएगा, पत्ते गायब हैं। स्वाभाविक है कि जब हमारा न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल पाएगा उसको। हाँ, मतलब प्रकाश की मौजूदगी में, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में पत्तियां ही तो भोजन बनाती हैं। जी। और जब भोजन बनेगा ही नहीं, जब रसोई में कुछ है ही नहीं, तो आप रसोई में जाके करेंगे क्या, खाएंगे क्या? तो भोजन जो है वो जब नहीं मिलेगा पौधा सूख जाएगा। अच्छा। तो इसके लिए जो है जिनेव या जिंक मैंगनीज कार्बोमेट 2 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आप ले लेंगे और 1000 लीटर पानी में से घोलेंगे। अच्छा। और 1000 लीटर पानी में घोलने के बाद आप जो है इसको स्प्रे कर देंगे मशीन से, फ्लड नोजल वाली मशीन से जो है आप इसको छिड़काव कर देंगे। अच्छी तरीके से जो है पत्तियां तर हो गई तो ये बीमारी आपकी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वो बीमारी लगी है तो बीमारी खत्म हो जाएगी, बीमारी यहाँ समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अगर बीमारी नहीं लगी है तो भी क्या किसान इसका छिड़काव कर सकता है? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर बीमारी नहीं लगी है प्रिकॉशनरी तौर पर भी, तो प्रिकॉशनरी तौर पर अननेसेसरी, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा वैज्ञानिक खेती का जो उद्देश्य है कम लागत और अधिकतम उपज। जी। तो हमको जब ये बीमारी नहीं लगी है तो हमको दवा छिड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टर शुक्ल, ये बात रही रोग की, कुछ कीट पतंगे भी जो है फसलों को प्रभावित कर देते हैं, तो उनके लिए रोकथाम के लिए क्या? देखिए, कीट जो है वो केवल मुख्य कीट जो है वो है 2, एक दीमक और दूसरा बालदार कीट। तो दीमक के लिए तो जो है, जो आखिरी जुताई जब हम करते हैं तो क्लोरोपारीफास या इंडोसल्फान की डस्ट, धूल को हम 20 से 25 किलोग्राम लेकर के और खेत में मिला देते हैं, और मिलाने के बाद जो है हम इससे दीमक से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। इसके बाद आती है बालदार कीट, जिसको हम कहते हैं भुड़ली। इसके ऊपर रुएं होते हैं, सूढ़ी होती है और इसके ऊपर रुएं होते हैं, जो छूने से खुजली मच जाती है। हाँ, जिससे खुजली मचती है उसको भुड़ली कहते हैं। और ये क्या करती है, पत्तियां खा जाती है। तो जब ये पत्तियां खाती है तो इसके लिए जो हमारे पास दवा है वो डाइक्लोरोवास जो है 650 मिलीलीटर जो है हम 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके और हम इसका छिड़काव करें। और अगर हमको ये दवा नहीं मिल पाती है तो हम क्लोरोपारीफास 1.5 लीटर जो है वो लेकर के 800 लीटर पानी में घोल करके छिड़क दें। तो इस तरीके से हमारी जो है वो ये भुड़ली का निदान हो जाएगा। अच्छा। एक बात बहुत परम आवश्यक है कि अगर हमने मक्का को भुट्टे के लिए बोया है तो इन दवाइयों का प्रयोग ना करें। उसके लिए जो है आपको, ऐसा क्यों? देखिए, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनकी एक अपना ड्यूरेशन होता है। जैसे न्यूआन है, न्यूआन एक रसायन है जिसका 4 दिन के बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है। इंडोसल्फान है, उसका 20 दिन के बाद इफेक्ट खत्म होता है। तो हम भुट्टे के लिए जब हम खाएंगे तो वो हमारा जहर जो है हमारे शरीर में जाएगा। इसलिए इतने लंबे ड्यूरेशन वाली जो ये क्लोरोपारीफास और जो है इन दवाइयों का प्रयोग हम ना करें। आप जो है उसके लिए न्यूआन का छिड़काव करें। न्यूआन 3-4 दिन के बाद जो है वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा।
दोस्तों, डॉक्टर शुक्ल ने हमें जो जानकारियां दी, उम्मीद है कि काफ़ी लाभदायक होंगी आपके फसल के लिए। और साथ ही जो आखिरी में बताई कि पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है उचित मात्रा में करें, ताकि हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी और हमारा समाज भी जो है वो बेहतर हो सके। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी के जरिए अपनी फसल को काफ़ी हद तक आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे भी और अच्छी कमाई करेंगे। डॉक्टर शुक्ल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, हम भी आपसे अब इजाज़त लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 012049800000 और 4980011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्ते।